नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मैं हूं अभी और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। आज की रात कुछ अलग है। हवा ठंडी है और खामोशी ज्यादा, क्योंकि आज की ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसने मौत को बहुत करीब से देखा है। उस शख्स का नाम है जगदीश, और जो कुछ उसके साथ हुआ उसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और हां, अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम अगली कहानी में लिया जाए तो कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिखिए। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम जगदीश है और मैं पिछले 25 सालों से ट्रक चला रहा हूं। मेरे लिए हाईवे मेरा घर है और ट्रक मेरा बेडरूम। मैंने इस दौरान हजारों किलोमीटर की सड़कें नापी हैं। लोग कहते हैं ड्राइवर की जिंदगी बहुत अकेली होती है, लेकिन असल में रात के हाईवे पर आप कभी अकेले नहीं होते। आपकी आंखें और कान हमेशा किसी अज्ञात चीज को ढूंढते रहते हैं। ये बात करीब 5 साल पहले की है। मुझे नागपुर से दिल्ली तक एक भारी माल पहुंचाना था। मेरी यात्रा का सबसे मुश्किल हिस्सा था हाईवे नंबर 44 पर एक सुनसान खिंचाव जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा के पास पड़ता था। स्थानीय लोग उसे चेटकी मोड़ कहते थे। उस रात मौसम एकदम साफ था, लेकिन हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो अक्टूबर के महीने में नहीं होती। मैं रात के करीब 1 बजे उस चेटकी मोड़ पर पहुंचा। सड़क के दोनों तरफ घना जंगल था और दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं थी। बस मेरे ट्रक की हेडलाइट्स अंधेरे को काट रही थीं। मुझे उस जगह की कहानियां याद थीं कि यहाँ एक चुड़ैल रहती है जो सफेद साड़ी में अकेली खड़ी मिलती है। मैंने इन बातों को हमेशा अंधविश्वास मानकर टाल दिया था। करीब 10 मिनट तक सब शांत रहा। तभी मुझे लगा कि कोई टायर के पास से गुजरा है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने सोचा कि कोई जानवर होगा। मैंने आवाज लगाने के लिए खिड़की नीचे की, पर आवाज मेरे गले में ही अटक गई। सड़क के किनारे एक पीपल के पेड़ के पास मैंने एक सफेद साड़ी पहने औरत को देखा। वो सड़क की तरफ पीठ करके खड़ी थी। उसकी चाल में कोई हरकत नहीं थी, एकदम शांत और स्थिर। मेरे दिमाग ने कहा, रुको मत जगदीश, बस चलते रहो। लेकिन अजीब बात यह थी कि जैसे ही मेरा ट्रक उसके नजदीक आया, उसने धीरे से अपनी गर्दन घुमाई। सिर्फ गर्दन, उसका शरीर अभी भी पेड़ की तरफ ही था। उसकी आंखें सफेद और बेजान, जैसे उसमें कोई पुतली ही न हो। मुझे लगा जैसे वो औरत मेरी तरफ मुस्कुराई, एक खौफनाक ठंडी मुस्कान। मैंने जोर से हॉर्न बजाया और स्पीड बढ़ा दी। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। जब मैं उस जगह से गुजर गया तो मैंने पीछे मुड़कर देखा। वो औरत वहां नहीं थी, सिर्फ घना अंधेरा और पीपल का पेड़ था। मैंने राहत की सांस ली, पर मेरी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। करीब 5 किलोमीटर आगे निकलने के बाद मुझे शीशे में कुछ दिखा। मेरे ट्रक के ठीक पीछे, जहां ट्रॉली खत्म होती है, वहां कोई था। वो सफेद साड़ी वाली औरत। वो मेरे ट्रक की ट्रॉली के आखिरी सिरे पर बैठी थी और उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। पर सबसे डरावनी बात यह थी कि उसकी आंखें सीधे मेरे बैक मिरर में घूर रही थीं। यह नामुमकिन था। इतनी स्पीड में कोई कैसे? मैंने ब्रेक मारकर ट्रक को तुरंत रोकने की हिम्मत नहीं की। मुझे पता था कि अगर मैं रुका तो कुछ बहुत बुरा होगा। मैंने और तेजी से ट्रक भगाना शुरू कर दिया। स्पीड 80 से 100 पहुंच गई, लेकिन वो औरत वहीं बैठी रही। उसके चेहरे पर अब कोई मुस्कान नहीं थी, बस एक खाली भयानक भाव था। तभी मुझे लगा कि मेरे ट्रक का इंजन अचानक से भारी हो गया है, जैसे कोई अदृश्य वजन उस पर पड़ गया हो। ट्रक की स्पीड कम होने लगी, 100 से 90, 80। मेरे ट्रक की स्पीड 70 पर आ गई थी, और वो सफेद साड़ी वाली औरत अभी भी पीछे ट्रॉली के सिरे पर बैठी थी। अब वो सिर्फ देख नहीं रही थी। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो अपनी नजर के वजन से ही ट्रक को दबा रही है। इंजन घुट रहा था, जैसे वो पूरी ताकत लगाकर भी आगे न बढ़ पा रहा हो। कौन है तू? क्या चाहती है? मैं जोर से चिल्लाया। सामने की सड़क अब धुंधली होने लगी थी, जबकि मौसम बिल्कुल साफ था। ये कोई साधारण धुंध नहीं थी, ये एक काली सफेद धुंध थी जो केवल सड़क पर रेंग रही थी। मैंने हिम्मत करके तेज हॉर्न बजाया, 2 बार, 3 बार। हॉर्न की आवाज जंगल में गूंजी,
पर उस औरत पर कोई असर नहीं हुआ। तभी मैंने शीशे में देखा कि उसने धीरे से अपना एक हाथ ऊपर उठाया। जैसे ही उसने हाथ उठाया, मेरे ट्रक का इंजन अचानक से बंद हो गया। ट्रक तेजी से धीमा होने लगा। सड़क पर सन्नाटा छा गया, सिवाय उस ठंडी हवा के जो अब जोर से बहने लगी थी और ट्रक के शीशे से टकरा रही थी। कोई आवाज नहीं थी। मैं दहशत में स्टीयरिंग पर चिपका रहा। मैंने तुरंत चाबी घुमाकर इंजन को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने एक बार घर की आवाज की और फिर शांत हो गया। दूसरी बार, तीसरी बार, कुछ नहीं। बाहर घना अंधेरा था। मेरे पूरे शरीर में पसीना बह रहा था। मैंने हिम्मत करके अपनी टॉर्च उठाई और पीछे की खिड़की से टॉर्च की रोशनी डाली। वो सफेद साड़ी वाली औरत गायब हो चुकी थी। शुक्र है, मेरे मुंह से निकला। मैंने फिर से इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की। इस बार वो स्टार्ट हो गया। मैंने तुरंत गियर डाला और तेजी से आगे बढ़ने लगा। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं करीब 2 किलोमीटर आगे बढ़ गया था जब मेरी सांस थोड़ी सामान्य हुई। मैं मन ही मन गायत्री मंत्र का जाप कर रहा था। तभी मुझे लगा कि केबिन के अंदर मेरे साथ कोई और है। मेरे बाजू वाली सीट, जहां मेरा खलासी हमेशा बैठता था, वहां एक ठंडापन महसूस हुआ। यह ऐसा था जैसे किसी ने उस सीट पर बर्फ रख दी हो। मैंने डरते डरते साइड वाली सीट की तरफ देखा। वहां सफेद साड़ी वाली औरत बैठी थी। इस बार वो मेरे ट्रक के बाहर नहीं बल्कि अंदर थी। उसकी सफेद आंखें मुझे देख रही थीं और उसका मुंह अब पूरी तरह से खुला हुआ था, जैसे वो चीखना चाहती हो पर उसके गले से आवाज नहीं निकल रही थी। उसके हाथ मेरे साइड गियर पर थे। निकल यहां से, मेरी आवाज कांप रही थी। मैं अपने बचाव में कुछ कर पाता उससे पहले ही उसने अपने ठंडे बर्फीले हाथ से मेरा बाजू पकड़ लिया। दर्द नहीं हुआ, लेकिन ऐसा लगा जैसे मेरी रगों में खून जम रहा हो। तुम यहां क्यों आए जगदीश? उसने गुनगुनी आवाज में कहा। आवाज ऐसी थी जैसे कोई गहरे कुएं से बोल रहा हो। मैं ट्रक को बेकाबू होकर इधर उधर भगाने लगा। मैंने जोर से स्टीयरिंग को घुमाया ताकि वो सीट से गिर जाए, लेकिन वो एक चट्टान की तरह बैठी रही। मुझे पता था कि अगर मैंने अब कुछ नहीं किया तो मेरी मौत निश्चित है। मैंने अचानक ब्रेक लगाई, इतनी जोर से कि ट्रक धमाके से रुक गया। धक्के से मेरा सिर स्टीयरिंग से टकराया और मुझे 1 सेकंड के लिए चक्कर आ गया। जब मैंने आंखें खोली तो वो गायब थी। सीट खाली थी और मुझे अपने बाजू पर एक ठंडा निशान महसूस हो रहा था। पर सामने ब्रेक लगाने की वजह से ट्रक सड़क से उतरकर जंगल के किनारे एक बड़े पत्थर से टकरा गया था। हेडलाइट्स टूट चुकी थी और इंजन से धुआं निकल रहा था। ट्रक को गहरा नुकसान हुआ था। मैं ट्रक से नीचे कूदा। मुझे पता था कि मुझे यहां से भागना होगा, लेकिन मैं कहां जाता? चारों तरफ सिर्फ जंगल था और रात का अंधेरा अब और भी गहरा हो गया था। मैंने अपनी टॉर्च उठाई और तभी मेरी नजर सड़क पर पड़ी। सड़क पर ताजे लाल खून के धब्बे थे। यह खून किसका था? मेरा या उसका? सड़क पर जो ताजा लाल खून था वो किसी जानवर का नहीं लग रहा था। वो बिखरा हुआ नहीं था, बल्कि एक सीधी रेखा में मेरे ट्रक के टायर के ठीक नीचे से होता हुआ जंगल के अंदर जा रहा था, जैसे कोई घिसटता हुआ गया हो। ये किसका खून है? मैं कांपते हाथों से टॉर्च की रोशनी उस दिशा में ले गया जहां वो खून का निशान खत्म हो रहा था। मुझे एहसास हुआ कि मेरा ट्रक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। रात गहरी थी और यहां रुकना आत्महत्या से कम नहीं था। मुझे तुरंत मदद चाहिए थी। मैंने ट्रक के केबिन से अपना फोन निकाला, लेकिन यहां नेटवर्क नहीं था। मैं जानता था कि मुझे मदद के लिए सड़क पर वापस जाना होगा, लेकिन मेरे पैर जंगल की ओर बढ़ रहे थे। उस खून के निशान को देखकर मुझे लगा कि शायद वहां कोई घायल आदमी फंसा हो जिसे उस चुड़ैल ने मारा हो। मैं डरे हुए कदमों से खून के निशान का पीछा करता हुआ जंगल में अंदर घुस गया। टॉर्च की कमजोर रोशनी में पेड़ अजीब और डरावने दिख रहे थे। हर पत्तों की सरसराहट मुझे लग रही थी कि वो औरत मेरे पीछे है। करीब 50 कदम अंदर जाने पर मैंने खून के धब्बे गायब होते देखे।
लेकिन वहां एक पुरानी जर्जर झोंपड़ी थी। झोंपड़ी की छत टूटी हुई थी और ऐसा लग रहा था जैसे उसे बरसों से इस्तेमाल न किया गया हो। तभी झोंपड़ी के अंदर से एक कमजोर, रोती हुई आवाज आई, बचाओ बेटा, मुझे बचाओ। ये एक बुजुर्ग महिला की आवाज थी। कौन है वहां? मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा। जगदीश बेटा, मैं हूं, राधा, आवाज ने जवाब दिया। वो चुड़ैल, वो मुझे पकड़कर यहां लाई है, मेरा पैर टूट गया है। मुझे याद आया, राधा, वो बुढ़िया जो अक्सर हाईवे के किनारे ट्रक वालों को चाय पिलाती थी। वो भरोसेमंद थी। मैं तुरंत झोंपड़ी की ओर भागा। जैसे ही मैं झोंपड़ी के दरवाजे पर पहुंचा, वहां जमीन पर एक टूटी हुई बैसाखी पड़ी थी। तभी मुझे भाग 1 की कहानी याद आई, चेटकी मोड़ की कहानी, जहां लोग कहते हैं कि वो चुड़ैल एक पैर वाली है। मैंने टॉर्च अंदर डाली। एक कोने में राधा बुढ़िया जमीन पर बैठी थी। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था और उसका एक पैर बुरी तरह से घायल था। शायद वो खून उसी का था। तुम ठीक हो राधा माई? बेटा, वो मेरा इंतजार कर रही थी। वो चुड़ैल वो ट्रक ड्राइवर को मारती नहीं है, वो उन्हें बदल देती है। बदल देती है? मतलब जब तक कोई नया शिकार ना मिल जाए, वो इस झोंपड़ी में किसी असहाय को बंद करके रखती है, ताकि उसकी आवाज सुनकर कोई भोला भाला ड्राइवर अंदर आ जाए। और अब तुम आ गए हो। राधा बुढ़िया ने अचानक हंसना शुरू कर दिया। वो भयानक हंसी थी, जिसमें दर्द नहीं बल्कि शैतानी जीत थी। उसकी आंखें जो अभी डर से भरी थीं, अब चमकने लगी। अब तुम फंस गए जगदीश। हंसी गूंज उठी। मैंने देखा कि झोंपड़ी का दरवाजा मेरे पीछे जोर से बंद हो गया है। मैं झोंपड़ी के अंदर अंधेरे में फंस चुका था। तभी बाहर मेरे ट्रक की तरफ से हॉर्न की आवाज आई। वो आवाज ठीक वैसी ही थी जैसे कोई अजनबी मेरा ट्रक स्टार्ट करके हाईवे पर भाग रहा हो। मैं दरवाजा पीटने लगा। कौन है बाहर? बाहर से एक ठंडी गुनगुनी आवाज आई, जो बिल्कुल सफेद साड़ी वाली औरत की थी। तुम हमेशा के लिए इसी हाईवे के रहस्यों में फंस गए, जगदीश। और फिर ट्रक के इंजन की आवाज तेजी से दूर होती चली गई। मुझे अकेला उस झोंपड़ी और उस रहस्यमयी राधा बुढ़िया के साथ छोड़ गई। मैं बुरी तरह से फंस चुका था। झोंपड़ी का दरवाजा अंदर से बंद नहीं था, लेकिन वो इतना भारी था कि मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर भी उसे खोल नहीं पा रहा था। बाहर अंधेरे में मेरा ट्रक दूर जा चुका था और उसके साथ मेरी आजादी भी। मैंने वापस राधा बुढ़िया की तरफ देखा। अब वो जमीन पर नहीं बल्कि आराम से बैठी थी। उसके चेहरे पर वो दर्द नहीं, बस एक संतुष्टि थी। उसकी आंखें अंधेरे में भी चमक रही थीं। आखिरकार एक और नया शरीर। उसने ठंडी आवाज में कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम कौन हो? मैं तो इस हाईवे की संरक्षक हूं, उसने हंसकर कहा। हर सफेद साड़ी वाली चुड़ैल जिसे तुम देखते हो, वो एक दुर्भाग्यशाली ड्राइवर थी जिसने किसी असहाय की आवाज सुनकर रुकने की गलती की। ये मेरा इंतजार करने का तरीका है। उसने अपने घायल पैर की तरफ इशारा किया, जो अब पहले से ज्यादा खून बहा रहा था। ये चोट असली है, पर यह दर्द अब मेरा नहीं रहता। उसकी बात सुनकर मेरे दिमाग में दहशत दौड़ गई। यानी जो औरत मेरे ट्रक पर बैठी थी और जिसने मेरा ट्रक चुराया, वो कोई और थी और राधा बुढ़िया ही असली जालसाज है। तभी मेरी टॉर्च की बैटरी कमजोर पड़ने लगी और रोशनी मध्यम हो गई। मैंने दरवाजा पीटना बंद कर दिया और घबराहट में झोंपड़ी की पुरानी दीवारों को छूने लगा। दीवारें मिट्टी और गीली लकड़ियों की बनी थीं और उन पर जगह जगह कुछ लिखा हुआ था। जब मेरी मध्यम टॉर्च की रोशनी उन लिखावटों पर पड़ी तो मेरी रूह कांप गई। दीवारों पर हजारों नाम खुदे हुए थे। वे सब ट्रक ड्राइवरों के नाम थे जिनकी मौत इस हाईवे पर हुई थी या जो लापता हो गए थे। अशोक 2010, कमलेश 1995, प्रेम सिंह 2019, रवि
और सबसे नीचे एक नया नाम था जिसे अभी अभी ताज़ा खुर्चा गया था, जगदीश। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, राधा बुढ़िया तेजी से मेरे सामने आई। उसकी आंखें अब बुरी तरह से लाल हो गईं। अब तुम मेरे हो जगदीश, ये झोंपड़ी तुम्हारी कब्र है और ये हाईवे तुम्हारा नया घर। उसने एक भयानक चीख मारी और अपने लंबे कंकाल जैसे हाथ मेरी तरफ बढ़ाए, जैसे वो मेरी गर्दन पकड़ना चाहती हो। डर के मारे मैं झोंपड़ी के कोने में गिर गया। मुझे याद आया कि ट्रक से कूदने के बाद मैंने अपनी लोहे की रॉड अपने साथ रखी थी। मेरे पास सोचने का समय नहीं था। मैंने पूरी ताकत से वो रॉड बुढ़िया के घायल पैर पर दे मारी। आह आह! उसने एक अमानवीय चीख मारी और जमीन पर गिर गई। उसकी आंखें कुछ देर के लिए बंद हो गईं। मुझे पता था कि मेरे पास केवल कुछ सेकंड है भागने के लिए। मैंने बिना सोचे समझे उस कमजोर लकड़ी की दीवार पर जोर जोर से रॉड मारना शुरू कर दिया जहां मेरा नाम खुदा हुआ था। धमाके के साथ दीवार टूट गई और बाहर चांद की धुंधली रोशनी आ गई। मैं उस टूटी हुई दीवार से बाहर भागा। मेरी सांसें तेज चल रही थीं और मैंने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं जंगल से बाहर सड़क की तरफ भागा जहां मेरा क्षतिग्रस्त ट्रक पड़ा था। मैं किसी तरह घायल ट्रक के पास पहुंचा, लेकिन जब मैंने टूटी हुई हेडलाइट्स के सामने देखा तो मेरे पैर जमीन में जम गए। सड़क के बीचों बीच जहां से मेरा ट्रक भगाया गया था, वहां पर दो लोग खड़े थे। एक थी सफेद साड़ी वाली औरत जिसने मेरा ट्रक चुराया था, और दूसरा एक ट्रक ड्राइवर। उसके कपड़े मेरे जैसे थे और उसके हाथ में मेरे ट्रक की चाबी थी। वो दूसरा ड्राइवर मेरी तरफ देखा और मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जो मैंने पहले भी देखी थी, ठंडी और बेजान। उस दूसरे ड्राइवर के ठीक पीछे दूर से आते किसी और ट्रक की हेडलाइट्स चमक रही थीं, जो तेजी से इस चेटकी मोड़ की तरफ बढ़ रही थी। आ रहा है नया शिकार, बुढ़िया की गुनगुनी आवाज मेरे कानों में गूंजी। मैंने देखा कि सफेद साड़ी वाली औरत और दूसरा ड्राइवर दोनों सड़क के किनारे उस पीपल के पेड़ के पास जाकर खड़े हो गए जहां से ये सब शुरू हुआ था। वे उस आने वाले ट्रक का इंतजार कर रहे थे और मैं अकेला अपने टूटे ट्रक के पास खड़ा था। अब मैं जानता था कि ये खेल कभी खत्म नहीं होता। सड़क के दूर से आते ट्रक की हेडलाइट्स तेजी से नजदीक आ रही थीं। मेरे पास केवल कुछ सेकंड थे। क्या मैं खुद को बचाऊं और जंगल में छिप जाऊं, या क्या मैं उस अजनबी ड्राइवर को बचाने की कोशिश करूं जिसे मैं जानता था कि वो मौत के जाल की ओर बढ़ रहा है। मैंने जोर से सांस ली। एक ट्रक ड्राइवर होने के नाते मैं किसी को शिकार बनते नहीं देख सकता था। मेरे पास मेरी लोहे की रॉड थी। मैंने रॉड को जमीन पर जोर से घसीटा और चिल्लाया, रुक जा, खतरा है। मेरी आवाज घने अंधेरे और उस आने वाले ट्रक के इंजन की आवाज में दब गई। कोई फायदा नहीं हुआ। सफेद साड़ी वाली औरत और दूसरा ड्राइवर जो मेरे ट्रक की चाबी पकड़े था, दोनों उस पीपल के पेड़ के पास पत्थर की मूर्तियों की तरह शांत खड़े थे। ट्रक अब इतना नजदीक आ चुका था कि मैं उसके हेडलाइट्स की तेज रोशनी महसूस कर सकता था। मैंने आखिरी कोशिश की। मैं तेजी से सड़क के बीचों बीच भागा और पागलों की तरह अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर उस ट्रक को रुकने का इशारा करने लगा। ट्रक ड्राइवर ने मुझे देखा। उसने धीरे से ब्रेक लगाई और ट्रक अपनी स्पीड धीमी करने लगा। मुझे लगा कि मैं कामयाब हो गया। तभी मेरे पीछे से एक तेज पागल हंसी गूंजी। मैंने मुड़कर देखा। राधा बुढ़िया, जिसके पैर में मैंने रॉड मारी थी, वो अब जमीन पर घिसटती हुई बाहर आ चुकी थी। उसके चेहरे पर भयानक गुस्सा था। तुम मेरा खेल बिगाड़ोगे, वो फुसफुसाई। इससे पहले कि मैं उस आने वाले ट्रक को कुछ और बता पाता, राधा बुढ़िया ने जमीन पर पड़े मिट्टी और पत्थर का एक बड़ा ढेर उठाया और मेरी तरफ फेंका। मिट्टी और कंकड़ सीधे मेरी आंखों में लगे। मैं दर्द से चीख पड़ा और अंधेरे में लड़खड़ा कर गिर गया। जब मैंने किसी तरह अपनी आंखें मलकर खोली तो बहुत देर हो चुकी थी। जिस ट्रक को मैंने रोकने की कोशिश की थी, वो अब धीमा होकर मेरे पास से गुजर रहा था। उस ट्रक के केबिन में मैंने एक जवान खलासी को देखा जो डर के मारे अपनी खिड़की से झांक रहा था।
लेकिन ड्राइवर की सीट पर बैठा आदमी बेफिक्र होकर चला रहा था। फिर मेरी नज़र पीछे पड़ी। राधा बुढ़िया गायब थी, सफ़ेद साड़ी वाली औरत और दूसरा ड्राइवर भी गायब थे। बस अब सड़क के किनारे पीपल के पेड़ के पास 3 लोग खड़े थे, सफ़ेद साड़ी वाली औरत, दूसरा ड्राइवर और अब राधा बुढ़िया। वो तीनों अगले शिकार का इंतजार कर रहे थे और मेरे घायल ट्रक को चलाता हुआ मेरा हमशक्ल नया शिकारी बन चुका था। मैंने डर के मारे अपने चारों ओर देखा। मैं अकेला था, मुझे भागना था। मैंने अपनी टूटी हुई रॉड उठाई और जंगल की गहराई की ओर भागा, क्योंकि मैं जानता था कि मेरे पास अब सिर्फ एक ही रात बची है, जब तक वो सफ़ेद साड़ी वाली औरत मेरा शरीर छोड़कर मेरे अगले शिकार की तलाश में न निकल जाए। मैं अपनी पूरी ताकत से जंगल में भाग रहा था। मेरे फेफड़े जल रहे थे और ज़मीन पर बिखरी टूटी टहनियाँ मेरे पैरों में चुभ रही थी। मुझे पता था कि मुझे उस चेटकी मोड़ से जल्द दूर जाना है, लेकिन मेरी दिशा खो चुकी थी। हर पेड़, हर परछाई मुझे सफ़ेद साड़ी वाली चुड़ैल या उस मुस्कुराते दूसरे ड्राइवर जैसी लग रही थी। थोड़ी देर भागने के बाद मैंने एक बड़ा बरगद का पेड़ देखा। उसके नीचे की ज़मीन थोड़ी समतल थी। मैं हांफता हुआ वहीं बैठ गया। मैंने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और सांस लेने की कोशिश की। मैंने अपनी टूटी हुई रॉड को मजबूती से पकड़ रखा था। अब मेरा दुश्मन सिर्फ वो चुड़ैल ही नहीं, बल्कि राधा बुढ़िया और वो नकली जगदीश भी थे, जो मेरा ट्रक लेकर भाग गया था। तभी मुझे लगा कि किसी ने मेरे कंधे को छुआ है। मेरी आंखें खुली। मैंने जोरदार चीख मारी और रॉड घुमा दी। सामने कोई बुढ़िया या चुड़ैल नहीं थी। एक बुजुर्ग आदमी खड़ा था, जिसकी आंखों में गहरा डर था। वो सिख लग रहा था, लंबी दाढ़ी और पगड़ी के साथ। उसके हाथ में एक छोटा थैला था। आराम से बेटा, मैं बस पूछ रहा था, क्या तुम ठीक हो? तुम्हारी आंखें लाल हैं और तुम बुरी तरह से घायल लग रहे हो, उसने धीमी आवाज में कहा। मैंने रॉड नीचे कर ली। आप यहाँ इस वक्त? हाँ, मैं अपने गांव जा रहा था, पर मेरी बस यहाँ खराब हो गई। ड्राइवर और सब लोग आगे मदद लेने गए हैं। मैं बूढ़ा हूँ, इसलिए यहीं रुक गया, उसने कांपते हुए कहा। मैंने तुम्हारे ट्रक की टक्कर की आवाज सुनी। क्या हुआ? मुझे लगा कि मेरी उम्मीद वापस आ गई है। ये आदमी असली था। ये अंधेरा मेरे डर को दूर कर सकता था। बाबूजी, आप मेरी बात मानिए, ये जगह खराब है, यहाँ से भागिए। मेरा ट्रक, मेरा सब कुछ चला गया है, यहाँ कुछ गलत है, मैंने उसे खींचते हुए कहा। लेकिन उस आदमी ने मुझे शांत किया। अरे अरे, मैं डरता नहीं हूं। मैं जानता हूं कि रात के हाईवे पर क्या क्या होता है। शायद तुम्हें नजर का धोखा हुआ हो। उसने मुझे पानी की बोतल दी। मैंने पानी पीकर थोड़ा शांत महसूस किया। शायद वो सही कह रहा था। इतनी थकान और दहशत में मैंने ओवर रिएक्ट कर दिया होगा। राधा बुढ़िया जरूर मानसिक रूप से विक्षिप्त होगी और दूसरा ड्राइवर मेरा ट्रक चुराकर भाग गया होगा। मैंने चारों ओर देखा। कोई चुड़ैल, कोई नकली ड्राइवर नहीं था। ठीक है बाबूजी, मुझे सुबह तक यहीं कहीं रुकना होगा। क्या आप मेरे साथ बैठेंगे? मैंने पूछा। हाँ, क्यों नहीं? वो आदमी मेरे पास बरगद के पेड़ के तने से सटकर बैठ गया। पर एक बात बताओ बेटा, तुमने कहा कि तुम्हारा ट्रक कोई और लेकर भाग गया। हाँ, एक आदमी, बिल्कुल मेरे जैसा, मैंने गुस्से में कहा। वो आदमी हंसने लगा। उसकी हंसी बहुत शांत और सामान्य थी। तुम गलत कह रहे हो बेटा, उसने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहा। मैंने तुम्हारे ट्रक को जाते हुए देखा था, लेकिन उसे तुम ही चला रहे थे। क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैं यही था। नहीं बेटा, मैंने देखा, उसने कहा, और उसकी आवाज अचानक से गहरी और ठंडी हो गई। तुमने खुद अपना ट्रक मुझे दे दिया था ताकि मैं तुम्हें इस जंगल में अकेला छोड़ सकूं। अचानक मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उस आदमी की आंखों में अब वो गहरा डर नहीं था, बल्कि असीम शांति थी। मैंने उसकी दाढ़ी और पगड़ी की तरफ देखा, जो थोड़ी ढकी हुई थी। मेरे हाथ में मौजूद टॉर्च की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी। वो आदमी राधा बुढ़िया की तरह हंसने लगा। मैंने अपना पहनावा बदल लिया जगदीश, उसने कहा। मैंने अपना शारीरिक वजन कम कर लिया ताकि तुम मुझे पहचान ना पाओ। मेरी चोट गायब हो गई। मैंने ध्यान से देखा। उसकी दाढ़ी के नीचे एक गहरा भयानक घाव था
और उसके चेहरे पर वो ठंडी बेजान मुस्कान थी जो मैंने पहले सफेद साड़ी वाली औरत के चेहरे पर देखी थी। वो बुजुर्ग आदमी नहीं था, वो वही दूसरी चुड़ैल थी जो अपना रूप बदलकर नए शिकार का इंतजार कर रही थी। और अब तुम दोबारा मेरे जाल में फंस गए हो जगदीश, और इस बार कोई रॉड तुम्हें नहीं बचाएगी। मैंने डर के मारे उठकर भागना चाहा, लेकिन उसने अपने बर्फीले हाथ से मेरे पैर का टखना कसकर पकड़ लिया। उस बुजुर्ग आदमी ने मेरे टखने को कसकर पकड़ रखा था। उसकी पकड़ लोहे जैसी थी और मेरे पैर की हड्डियां दर्द से कराह उठी। अब तुम कहीं नहीं जा सकते जगदीश, उसने सिख लहजे में फुसफुसाते हुए कहा। मैंने तुम्हारे ट्रक की चाबी ले ली है, तुम्हारा पहचान ले लिया है, अब बस मुझे तुम्हारा शरीर चाहिए। मेरे दिमाग में आया कि अगर ये आत्मा है तो प्रकाश या आग इसे नुकसान पहुंचा सकती है। मैंने तुरंत अपनी जेब में हाथ डाला जहां मेरे पास लाइटर था। उसने मुझे खींचकर अपने नजदीक लाना चाहा। जैसे ही उसका बर्फीला हाथ मेरे चेहरे के पास आया, मैंने पूरी ताकत से लाइटर जलाया और जलती हुई छोटी लौ सीधे उसकी आंखों के पास कर दी। आ! उसने एक तीखी भयानक चीख मारी। उसकी आवाज सिख आदमी से बदलकर वापस एक बूढ़ी महिला की चीख में बदल गई। उसकी पकड़ ढीली हो गई और मैंने तुरंत अपना पैर खींच लिया। मैं लंगड़ाता हुआ वहां से भागा। मैं बरगद के पेड़ से दूर जंगल के और गहरे हिस्से में भाग गया। मैं अब रास्ता ढूंढ नहीं रहा था, बस दूर भाग रहा था। मेरा टखना दर्द कर रहा था और मुझे पता था कि अब मैं ज्यादा देर तक भाग नहीं पाऊंगा। करीब 10 मिनट बाद मेरी टॉर्च की बैटरी पूरी तरह से खत्म हो गई। अंधेरा इतना घना हो गया कि मैं अपने हाथ भी नहीं देख पा रहा था। मैं जमीन पर गिर गया और अंधेरे में सांसें गिनने लगा। तभी मुझे लगा कि मैं किसी ठोस चीज से टकराया हूं। मैंने टटोल कर देखा, वो दीवार थी। जंगल के बीचों बीच एक पत्थर की दीवार जिसके ऊपर कांटेदार तार लगे थे। मैंने उस दीवार के साथ साथ चलना शुरू किया। कुछ दूर चलने पर मैंने एक टूटा हुआ गेट देखा। गेट के ऊपर एक पुरानी जंग लगी तख्ती लगी थी जिस पर कुछ धुंधला लिखा था। मैंने अपनी आखिरी उम्मीद पर जोर दिया और अपना लाइटर निकाला। हवा चल रही थी लेकिन मैंने किसी तरह लौ को जलाया और उस तख्ती पर रोशनी डाली। उस पर लिखा था अनाथ आश्रम, माँ का आशीर्वाद। ये एक परित्यक्त और खंडहर हो चुका अनाथ आश्रम था। मैंने गेट से अंदर झांका। आंगन में घास इतनी लंबी थी कि लग रहा था बरसों से कोई अंदर नहीं आया है। मैं अंदर जाने से हिचकिचा रहा था, लेकिन पीछे जंगल में राधा बुढ़िया की हंसी फिर से गूंजी। मुझे पता था कि बाहर रहना ज्यादा खतरनाक है। मैं लंगड़ाता हुआ गेट से अंदर घुस गया। आंगन पार करके मैं मुख्य इमारत के दरवाजे पर पहुंचा जो खुला हुआ था। अंदर सड़ी हुई लकड़ी और सीलन की भयानक बदबू आ रही थी। मैं कमरे के अंदर गया। वहां टूट फूट और टूटी हुई कुर्सियां थीं। तभी मेरी टूटी हुई रॉड से किसी ठोस चीज पर आवाज हुई। मैंने नीचे झुककर टटोलना शुरू किया। वो एक पुरानी मैली डायरी थी। मैंने लाइटर जलाया और डायरी का पहला पन्ना खोला। उस पर लिखा था डायरी ऑफ सिस्टर एला 1985। मैंने डर के मारे तेजी से पन्ने पलटे और एक अजीब सी कहानी पढ़ी। आज यहाँ एक और नया बच्चा आया है, जगदीश। उसकी माँ ने उसे छोड़ दिया है। वो बहुत डरा हुआ रहता है और यहाँ की बड़ी माँ उससे बहुत क्रोधित रहती हैं। बड़ी माँ को गुस्सा आता है जब बच्चे रोते हैं। वो कहती हैं कि रोना कमजोरी है और कमजोर को इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं। वो सफेद कपड़े पहनती हैं और उनकी आंखें हमेशा सफेद रहती हैं, बिल्कुल जैसे कोई पुतली ना हो। मेरी सांसें रुक गईं। जगदीश मेरा नाम, सफेद कपड़े, सफेद आंखें, ये क्या हो रहा था? डायरी के अगले पन्ने पर लिखा था बड़ी माँ कहती हैं कि इस अनाथ आश्रम की नींव के नीचे उन्होंने कुछ गहरा दफन किया है। वो रोज रात को हाईवे की तरफ देखती रहती हैं जैसे किसी का इंतजार कर रही हों। आज राधा, जो यहाँ झाड़ू लगाती है, ने बताया कि बड़ी माँ असल में एक चुड़ैल है जो शरीर बदल कर रहती हैं और हर नया शरीर उन्हें हाईवे पर मिलता है। वो उस आदमी का इंतजार करती हैं जो उन्हें जिंदगी वापस दे सके। तभी मेरी आंखें डायरी के अंतिम पन्ने पर गईं जहां सिस्टर एला ने लिखा था आज रात बड़ी माँ ने मुझे यहाँ से भगा दिया है। उन्होंने कहा कि आज रात उन्हें अपना असली उत्तराधिकारी मिलने वाला है। वो मेरे कमरे में ही इंतजार कर रही हैं। वो कह रही हैं कि वो हर कमजोर इंसान को अपना नया शरीर बनाएंगी और उनके शरीर को हमेशा के लिए इस अनाथ आश्रम में कैद कर देंगी। वो अब राधा के शरीर में है। और डायरी यहीं फटी हुई थी और तभी मेरी पीठ के पीछे अनाथ आश्रम के अंदर से एक ठंडी गुनगुनी आवाज आई, जगदीश
तुम्हें अपना घर याद आया? अंधेरे में मेरी पीठ के पीछे से आई उस आवाज ने मुझे पूरी तरह से जमा दिया। जगदीश, तुम्हें अपना घर याद आया? ये आवाज बूढ़ी थी, लेकिन इसमें एक ताकतवर और भयानक अधिकार था। ये राधा बुढ़िया की आवाज थी, पर शायद अब वो राधा नहीं, बल्कि बड़ी माँ थी जिसका जिक्र डायरी में था। मैंने लाइटर की जलती हुई लौ को डायरी से दूर किया और घुमाकर उस आवाज की दिशा में किया। सामने कोई बुढ़िया नहीं थी। कमरे के कोने में जहां पहले एक टूटी हुई अलमारी रखी थी, वहां अब एक साफ सुथरा बिस्तर लगा था। बिस्तर पर एक सफेद साड़ी बिछी थी जिसे किसी ने तह करके रखा था, और बिस्तर के बगल में एक छोटी लड़की की पुरानी तस्वीर पड़ी थी। वो लड़की घबराए चेहरे वाली थी और उसकी आंखों में डर था। तुम कहाँ हो? मेरी आवाज मुश्किल से निकली। मैं यहीं हूं बेटा, तुम्हारी आत्मा के अंदर। मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रही थी, जब से तुम्हारा नया शरीर उस हाईवे पर चला गया। आवाज मेरे कानों के पास से आई। मैंने तुरंत पलट कर देखा, कोई नहीं था। तुम भाग नहीं सकते जगदीश, तुम हमेशा से कमजोर थे। जब तुम छोटे थे, तुम्हें इस अनाथाश्रम ने पाला था, लेकिन तुम हमेशा रोते थे, और रोने वालों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। मुझे पुरानी धुंधली यादें आने लगीं। एक ठंडी कोठरी, एक कठोर चेहरा और सफेद साड़ी। मैंने तुम्हें सिखाया था कि सड़क पर कभी मत रुकना। रुकना कमजोरी है, और जो रुकता है उसे सजा मिलती है। तभी मेरे हाथ में रखी डायरी हवा में तैरने लगी और जोर से खुलकर एक पन्ने पर अटक गई। मैंने डर के मारे उस पन्ने पर रोशनी डाली। सिस्टर एला ने लिखा था, बड़ी माँ ने जगदीश को सजा दी। उन्होंने उसे सफेद कमजोरी कहा। रात को उन्होंने उसे जबरदस्ती सफेद कपड़े पहनाए और उसे अकेले कमरे में बंद कर दिया, ताकि उसका रोना कोई न सुन सके। मुझे डर है कि उस बच्चे की आत्मा अब हमेशा के लिए यहाँ कैद हो गई है। ये पढ़ते ही मुझे महसूस हुआ कि मेरा सर फट रहा है। मेरा अतीत और ये भयानक रात एक दूसरे से जुड़ रहे थे। तुमने रुकने की गलती की जगदीश। आवाज अब पूरी तरह से बड़ी माँ की थी, तीखी और भयानक। तुम्हारी पुरानी आत्मा यहाँ वापस आ गई है। अब तुम हमेशा के लिए मेरी जाल का हिस्सा बनोगे। मैंने देखा कि कमरे के अंदरूनी हिस्से में एक लोहे का छोटा दरवाजा था, जिसे शायद बरसों से नहीं खोला गया था। उसके पास एक पुरानी चाबी जमीन पर पड़ी थी। उस दरवाजे के पीछे मत जाओ बेटा, आवाज ने चेतावनी दी। वहां तुम्हारा असली शरीर है, तुम्हारा पहला शरीर। डर के बावजूद मेरे अंदर एक गुस्सा और जिज्ञासा जाग उठी। मुझे इस रहस्य को खत्म करना था। मैंने कांपते हाथों से चाबी उठाई और दरवाजे के ताले में डाली। जैसे ही मैंने चाबी घुमाई, अनाथाश्रम की दीवारों से एक तेज, कानों को फाड़ देने वाली चीख निकली। ऐसा लगा जैसे हजारों बच्चे एक साथ रो रहे हों। आवाज ने कहा, मत। अगर तुमने दरवाजा खोला तो तुम हमेशा के लिए सफेद कमजोरी बन जाओगे। तुम जगदीश नहीं रहोगे, तुम सिर्फ शिकार बनोगे। मैंने चीखों को अनदेखा किया, ताले को खोला और दरवाजे को धक्का दिया। अंदर ठंडी, सड़ी हुई हवा का एक झोंका मेरे चेहरे से टकराया, और तब मुझे वो सब कुछ दिखा। एक छोटी सी कोठरी जिसमें दीवार पर हथकड़ी लगी थी, और हथकड़ी से जकड़ा हुआ एक मानव कंकाल, जिसके शरीर पर फटे हुए सफेद कपड़े चिपके हुए थे। पर सबसे डरावनी बात यह थी कि उस कंकाल के बगल में दीवार पर एक चेहरा खुदा हुआ था। वो चेहरा मेरा था, और उस कंकाल की हथकड़ी के पास फर्श पर एक साफ नई ट्रक की चाबी पड़ी थी। वही चाबी जो मेरे पास हमेशा रहती थी। मेरा दिमाग चकरा गया। मेरा असली शरीर तो यहाँ कैद है, तो मैं कौन हूं? कोठरी के अंधेरे में कंकाल और दीवार पर खुदा हुआ मेरा चेहरा देखकर मेरा दिमाग पूरी तरह से शून्य हो गया था। मेरे होश उड़ गए थे। अगर वो कंकाल मेरा असली शरीर है, तो मैं कौन हूं? कोठरी के बाहर से बड़ी माँ यानी राधा बुढ़िया की आवाज आई, जो अब गुस्से से कांप रही थी। तुम वो हो जिसे मैं हर 20 साल में नया जीवन देती हूं जगदीश। तुम मेरा पहला कमजोर शिकार थे। तुम वो सफेद कमजोरी हो जो दूसरे मजबूत शरीरों को मेरे लिए फंसाती है। तुम झूठ बोल रही हो।
नहीं, जब तुम छोटे थे तुम्हारी कमजोर आत्मा को मैंने इस कोठरी में कैद किया और तुम्हारे खाली शरीर को मैंने हाईवे पर फेंक दिया। तुम्हारी आत्मा ने भटकते हुए हर 20 साल बाद एक नए मजबूत ड्राइवर का शरीर चुराया, जो तुम्हें इस अनाथाश्रम तक वापस लाने के लिए काफी मजबूत था। और अब तुम यहां आ गए हो और मुझे तुम्हारा वर्तमान शरीर चाहिए। इस भयानक सच को सुनकर मेरे अंदर का डर अब बदल चुका था। वो नफरत और बदले में बदल गया। मेरा ध्यान फर्श पर पड़ी उस चाबी पर गया। वो मेरे ट्रक की चाबी नहीं थी, बल्कि एक पुरानी गंदी चाबी थी जिस पर रवि नाम का टैग लगा था। मुझे याद आया, रवि, वही ड्राइवर जिसका जिक्र डायरी में था। तभी कोठरी के बाहर से एक धातु की तेज आवाज आई, जैसे कोई लोहे की रॉड को घसीट रहा हो। बड़ी माँ दरवाजे पर पहुंच चुकी थी। तुम बाहर आओगे जगदीश, या मैं तुम्हें यहाँ हमेशा के लिए बंद कर दूंगी, जहां तुम अपनी कमजोर आत्मा के साथ फिर से कंकाल बन जाओगे। मेरे पास एक ही रास्ता था। मैंने रवि के कंकाल को देखा, फिर फर्श पर पड़ी उसकी चाबी को उठाया। ये चाबी ठंडी थी, जैसे किसी कब्र से निकाली गई हो। मैंने तुरंत दरवाजे की कुंडी लगाई और दरवाजे के पास रखी एक टूटी हुई बेंच को दरवाजे से अटका दिया। तुम क्या कर रहे हो? बड़ी माँ ने दरवाजे को जोर से धक्का दिया। लकड़ी चरमराहट से भर गई। मैं तुम्हारे झूठ को खत्म करूंगा, मैंने चिल्लाया। मैंने तुरंत रवि की चाबी को अपने टूटे हुए ट्रक की चाबी से बदल दिया, जो मेरे पास थी, जबकि नकली जगदीश मेरे ट्रक की डुप्लीकेट चाबी लेकर गया था। अब मेरे पास रवि की पुरानी चाबी थी। मैंने चाबी को अपनी मुट्ठी में भींच लिया और जंग लगे उस छोटे से कमरे की खिड़की की तरफ देखा। तभी मुझे अनाथाश्रम के पीछे से चीखने की आवाज़ें आईं। एक नहीं, कई आवाज़ें। बड़ी माँ ने दरवाज़ा पीटना बंद कर दिया। क्या हो रहा है? उसने फुसफुसाते हुए कहा। बाहर से एक भारी परिचित आवाज़ आई, राधा, दरवाज़ा खोलो। ये आवाज़ बिल्कुल मेरे हमशक्ल ड्राइवर की थी, नकली जगदीश। वो वापस आ गया? बड़ी माँ हैरान थी। तुमने क्या किया जगदीश? नकली जगदीश की आवाज़ गुस्से में थी। मैंने दरवाज़ा खोल दिया बूढ़ी चुड़ैल। तुमने दूसरा ट्रक ड्राइवर पकड़ा था, लेकिन मैंने तुम्हारा जाल तोड़ दिया। तुम्हारा नया शरीर अब तुम्हारा नहीं रहेगा। क्या? बड़ी माँ पूरी तरह से घबरा गईं। बाहर धमाकों की आवाज़ें आईं और फिर एक तेज रोशनी खिड़की से कमरे में आई। नकली जगदीश ने अनाथाश्रम के पीछे के हिस्से को आग लगा दी थी। जगदीश बेटा, बड़ी माँ ने चिल्लाया, तुम मेरे सबसे कमजोर शिकार थे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैंने आखिरी बार कोठरी के कंकाल की तरफ देखा और फिर रवि की चाबी को जोर से जमीन पर फेंक दिया। शायद मैं तुम्हारी कमजोरी था, लेकिन अब मैं तुम्हारा शिकार नहीं हूं। मैंने खिड़की से बाहर छलांग लगा दी। मैं अंधेरे में भागा। पीछे अनाथाश्रम जल रहा था और नकली जगदीश, जो शायद रवि या कोई और दुर्भाग्यशाली ड्राइवर था, बड़ी माँ को पकड़कर आग की लपटों की ओर खींच रहा था। तुम इस हाईवे की संरक्षक हो तो जलो, मैंने नकली जगदीश को चीखते हुए सुना। मुझे पता था कि मैं अब आज़ाद हूँ, लेकिन मैं अब भी अकेला था और जिस शरीर में मैं था वो मेरा नहीं था। मैं लंगड़ाता हुआ अनाथाश्रम की चारदीवारी से दूर भाग रहा था। मेरे पीछे आग की लपटें तेजी से उठ रही थीं। राधा बुढ़िया की चीखें और नकली जगदीश की जंगली दहाड़ें उस अंधेरे में गूंज रही थीं। मुझे महसूस हुआ कि मेरी पहचान का संकट अब और गहरा हो चुका है। मेरा असली शरीर कोठरी में था और जिस शरीर में मैं था वो शायद रवि या किसी और दुर्भाग्यशाली ड्राइवर का था, लेकिन कम से कम मैं अब उस जाल से आज़ाद था। कुछ दूर भागने के बाद मैं एक पुरानी सूखी नदी के किनारे गिर पड़ा। मैंने आसमान की तरफ देखा। चांद अब बादलों से बाहर आ चुका था और उसकी रोशनी में मैं अपने हाथों को साफ देख सकता था। ये हाथ मेरे नहीं थे, ये थोड़े पतले थे और उंगलियों पर जलने के कुछ निशान थे। ये किसका शरीर है? मैंने फुसफुसाते हुए कहा। तभी मुझे याद आया कि नकली जगदीश ने बड़ी माँ को आग के हवाले कर दिया था, यानी वो अकेला है और वो शारीरिक रूप से मजबूत है। मेरे अंदर जीत की कोई भावना नहीं थी, बस डर था। ये कैसी आज़ादी थी जहां मैं अपने खुद के शरीर का मालिक भी नहीं था। मैं धीरे धीरे नदी के सूखे बिस्तर पर उठा और चलने लगा। मुझे उम्मीद थी कि नदी का रास्ता मुझे किसी सभ्य दुनिया तक ले जाएगा। करीब 1 किलोमीटर चलने के बाद मुझे दूर हेडलाइट्स की रोशनी दिखाई दी।
मेरी जान में जान आई। कोई और ट्रक था। मैं तेजी से उस दिशा में भागा, चीखने की कोशिश की, पर मेरे गले से सिर्फ कमजोर आवाज निकली। जब मैं सड़क के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि वो कोई ट्रक नहीं था, वो मेरा क्षतिग्रस्त ट्रक था और उसे चला रहा था नकली जगदीश। वो मेरे ट्रक को सड़क के किनारे से हटाकर ठीक कर रहा था। उसने ट्रक के टूटे हुए शीशे को हटा दिया था और टूटी हुई हेडलाइट्स में से एक को किसी तरह जोड़ दिया था। उसके बगल में सफेद साड़ी वाली औरत बैठी थी, लेकिन अब वो शांत नहीं थी। वो जोर जोर से हंस रही थी। आओ कमजोर आत्मा, नकली जगदीश ने मेरी तरफ देखा और हंसा। उसकी आवाज शक्ति से भरी हुई थी। तुम सोचते हो कि आग से सब कुछ खत्म हो गया? नहीं, शरीर खत्म होते हैं, लालच नहीं। राधा कहाँ है? मैंने हिम्मत करके पूछा। राधा, वो बड़ी माँ थी और अब वो गई, लेकिन उसने मुझे एक तोहफा दिया है। उसने सफेद साड़ी वाली औरत की तरफ इशारा किया। इसने मुझे बताया कि ये खेल कैसे खेला जाता है। और तुम कौन हो? मैंने पूछा। नकली जगदीश हंसा। मैं वो हूं जिसे तुमने सबसे पहले लूटा था जगदीश। उस कंकाल से पहले तुमने मेरा शरीर लिया था। मैं तुम्हारा पहला शिकार था और अब मैं तुम्हारा नया मालिक हूं। उसने अपने हाथ में मेरे ट्रक की चाबी घुमाई। तुम्हारी कमजोर आत्मा ने मेरा मजबूत शरीर चुराया ताकि तुम अपनी अधूरी यात्रा पूरी कर सको। लेकिन अब मैं तुम्हारा ट्रक ले रहा हूं और तुम्हारा नाम भी। तुम मेरे लिए एक नया शिकारी ढूंढोगे। नकली जगदीश ने अपनी जेब से एक छोटी प्लास्टिक की चीज निकाली और सड़क पर फेंक दी। ये मेरे ट्रक की असली चाबी नहीं थी, बल्कि एक छोटा सा धातु का टुकड़ा था जिस पर मेरा नाम खुदा हुआ था, जगदीश सिंह। ये लो, अब तुम्हारे पास कोई चाबी नहीं है और ना ही कोई पहचान। नकली जगदीश ट्रक में बैठा। उसके चेहरे पर भयानक जीत की मुस्कान थी। जैसे ही उसने ट्रक स्टार्ट किया, सफेद साड़ी वाली औरत ने अपनी सीट से मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। तुम अब शिकारी नहीं हो जगदीश, तुम अब चारा हो, एक ऐसा कमजोर शरीर जो दूसरे कमजोरों को आकर्षित करेगा। मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैंने चिल्लाया। तुम्हें करना होगा। नकली जगदीश ने इंजन को रेव करते हुए कहा। जब सूरज निकलेगा तब तुम दूसरा रूप ले चुके होगे। तुम तब तक भटकते रहोगे जब तक कोई और ट्रक ड्राइवर तुम्हें दया करके लिफ्ट ना दे दे। और धमाके के साथ मेरा ट्रक, जिसमें मेरा नकली रूप और सफेद साड़ी वाली चुड़ैल थी, तेजी से हाईवे पर दूर चला गया और अंधेरे में समा गया। मैं वहां अकेला खड़ा था, बिना ट्रक के, बिना नाम के और बिना अपने शरीर के। मेरे पास बस एक शरीर था जो मेरा नहीं था। तभी सूरज की पहली ठंडी किरणें जंगल के ऊपर से झांकने लगी। मैंने नदी के किनारे के पानी में अपनी परछाई देखने की कोशिश की। परछाई धुंधली थी। मैंने उस शरीर के चेहरे को ध्यान से देखने की कोशिश की जिसमें मैं था, लेकिन जब सूरज की पहली रोशनी मेरे ऊपर पड़ी, मेरा चेहरा तेजी से बदलना शुरू हो गया। सूरज की पहली किरणें जंगल के ऊपर से मेरे पास पहुंची। मेरी आंखों के सामने दुनिया धुंधली हो गई। मेरे हाथ पैर कांपने लगे। मेरे शरीर की हड्डियां चरमराहट के साथ अपनी जगह बदलने लगी। यह दर्द असहनीय था, जैसे शरीर के अंदर हजारों सुइयां चुभ रही हो। मुझे लगा कि मेरे कपड़े मुझ पर ढीले पड़ रहे हैं। जब ये दर्द धीरे धीरे शांत हुआ तो मैंने हाफते हुए नदी के किनारे के पानी में अपनी परछाई देखी। मैं चौंक गया। मैं अब जगदीश नहीं था और ना ही मैं रवि या कोई और ड्राइवर था। मेरा चेहरा अब झुर्रियों से भरा हुआ था। मेरी दाढ़ी मूंछ सफेद हो चुकी थी और मेरा शरीर कमजोर और झुका हुआ था। मैं अब राधा बुढ़िया जैसा दिख रहा था। तुम अब एक चारा हो। सफेद साड़ी वाली औरत की आवाज मेरे कान में गूंजी थी। मेरे होठों पर एक ठंडी थकी हुई मुस्कान आई। ये वो कमजोर शरीर था जिसे बड़ी माँ ने शिकार को आकर्षित करने के लिए हमेशा इस्तेमाल किया था। मैं अब हाईवे नंबर 44 का नया बूढ़ा जाल था। मेरे पास अब कोई ट्रक नहीं था, कोई चाबी नहीं थी और ना ही कोई नाम। मेरे दिमाग में सिर्फ एक आदेश गूंज रहा था, सड़क पर जाओ और इंतजार करो।
मैं किसी तरह लंगड़ाता हुआ नदी के सूखे बिस्तर से ऊपर चढ़ा और वापस हाईवे नंबर 44 पर पहुंचा। अनाथाश्रम की आग अब बुझ चुकी थी और वहां सिर्फ राख और धुआं था। सामने पीपल के पेड़ के पास कोई नहीं था। नकली जगदीश और सफेद साड़ी वाली चुड़ैल दूर जा चुके थे। मैं धीरे धीरे सड़क के किनारे एक पत्थर पर बैठ गया। अब मुझे भागने की इच्छा नहीं थी। मेरी आत्मा हार मान चुकी थी। मैं अब अगले शिकार के लिए इंतजार कर रहा था। सूरज अब पूरी तरह से निकल चुका था। उसकी रोशनी में मेरे पुराने क्षतिग्रस्त ट्रक के टायर के नीचे मुझे कुछ दिखा। ये एक नई चमकीली ट्रक की चाबी थी जिस पर विपिन नाम का टैग लगा था। ये उसी ट्रक की चाबी थी जिसे नकली जगदीश और सफेद साड़ी वाली औरत ने पिछली रात फंसाया था। विपिन का शरीर अब सफेद साड़ी वाली चुड़ैल के साथ मेरे ट्रक में था और विपिन की चाबी अब मेरे पास थी। करीब 1 घंटे बाद दूर से एक और ट्रक आता दिखाई दिया। ये कोई नया ड्राइवर नहीं था बल्कि मेरे ही ट्रक की कंपनी का एक और ड्राइवर था, अजय। अजय ने मेरा ट्रक टूटा हुआ देखा और ब्रेक लगाई। वो दौड़ता हुआ मेरे पास आया। क्या हुआ चाचा, आप यहाँ अकेले? जगदीश भाई कहाँ हैं? क्या आप घायल हैं? अजय ने मुझे पहचाना नहीं। वो मुझे एक अजनबी घायल बूढ़ा समझ रहा था। बेटा, मैं ठीक हूँ, लेकिन मेरा दोस्त जगदीश वो जंगल में गया है। वो रात को थोड़ा डर गया था। क्या तुम उसका ट्रक स्टार्ट करने में मदद करोगे? उसकी चाबी मेरे पास है। मैंने अजय को विपिन की चाबी दिखाई। अजय ने मेरे कमजोर झुके हुए शरीर को देखा और फिर चाबी को। उसकी आंखों में दया थी। जरूर चाचा, मैं मदद करता हूं। अजय ने मुझे सहारा दिया और मेरे पुराने क्षतिग्रस्त ट्रक की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही हम टूटे हुए ट्रक के पास पहुंचे, मुझे अपनी राधा बुढ़िया वाली हंसी अंदर से सुनाई दी। मैं जीत गया था। मुझे पता था कि अब अजय का शरीर मेरा होगा और मैं नया जगदीश बनकर इस हाईवे पर एक और यात्रा शुरू करूंगा, जब तक कि मेरी अगली कमजोरी मुझे यहाँ वापस न खींच लाए। मैंने अपनी बूढ़ी आंखें बंद की और अपनी पुरानी आत्मा को अजय के मजबूत शरीर में प्रवेश करने की तैयारी करने लगा। यह हाईवे नंबर 44 था। यहाँ कहानी कभी खत्म नहीं होती, यहाँ सिर्फ किरदार बदलते हैं। ट्रक ड्राइवर अजय ने जैसे ही अपने दोस्त के ट्रक का दरवाजा खोला, उसे अपने पीछे एक ठंडा एहसास हुआ और फिर सब शांत हो गया। अगली सुबह जगदीश अपने ठीक हुए ट्रक में अजय के पुराने शरीर के साथ दिल्ली की तरफ रवाना हो गया। सड़क के किनारे एक बूढ़े सफेद कपड़े पहने आदमी का बेजान शरीर पड़ा था। हाईवे पर इंतजार जारी था, क्योंकि हाईवे नंबर 44 पर जो शिकार होता है वही अंत में शिकारी बन जाता है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका सपोर्ट हमारी नई कहानियों के लिए बहुत मायने रखता है।